अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। अब मेंस के साथ वुमेन्स क्रिकेटर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया और इस हवाले से भी मुख्तलिफ बातें सामने आई हैं। अहमद अनवर एक ऐसी फास्ट बॉलर हैं कि जो रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा थी, उन्हें भी पैचेस में खिलाया गया। शायद कराची के क्रिकेटर्स के साथ कुछ इस तरीके की सूरत हाल रहती है, लेकिन जब भी वो आई उन्होंने परफॉर्म किया। ऐसी बहुत सारी क्रिकेटर्स के जो परफॉर्म नहीं कर सकी, हमने देखा कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इरम की बात कर लेते हैं, अच्छी बैट्समैन है, लेकिन पिछले 1.5 साल में उन्होंने एक निफ सेंचुरी स्कोर की है। बतूल की बात कर लेते हैं तो अस्माविया जो चीफ सेलेक्टर है उनकी दोस्त करार दी जाती है। परफॉर्मेंस इतनी बतूल की नहीं थी, लेकिन वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में कामयाब हो गई। पिछले साल 25 क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस बार उनकी तादाद कम करके 20 कर दी गई, जबकि मेंस का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसकी तादाद बढ़ा दी गई। इमर्जिंग कैटेगरी को अगर शामिल कर लेते हैं तो 33 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हालांकि अभी हाल ही में श्रीलंका की टीम जब आई थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अरसे के बाद हमारी सिलेक्शन कमेटी ने कुछ यंगस्टर्स को मौका दिया। तूबा हसन की एग्जाम्पल है, जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हो गई। अब जिनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। एक तो ये चीज़ भी करार दी जाती थी कि विमेंस में एक ग्रुप बना हुआ है, वो ग्रुप टूटता नहीं है, तो फिर अगर नए प्लेयर्स को आप खिलाएंगे नहीं तो फिर वो ग्रुप टूटेगा कैसे? फिर तो वही क्रिकेटर्स खेलते रहेंगे जिनके बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। लेकिन कई यंगस्टर्स आई यहाँ पर, जो अच्छी चीज़ है। कुछ क्रिकेटर्स को अपग्रेड भी किया गया, उनमें भी कुछ की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है, जिस पर मैं आने वाले वक्त में बात करूंगा। वहीं मेंस क्रिकेटर्स पर भी जो है वो सवालिया निशान दिखाई देता है, जिस पे हमने कल भी बात की थी और आज भी हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान जूनियर लीग को भी डिस्कस करना है हमने आज के अपने प्रोग्राम में, कि जिनके मेंटोर्स का ऐलान कर दिया गया। ग्रेट जावेद मियादाद साहब, शाहिद खान अफरीदी, शुएब मलिक और डैरन सैमी ऑलरेडी मेंटोर्स आ चुके हैं। 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी पाकिस्तान जूनियर लीग में, जो अक्टूबर में होगी। पीटीवी स्पोर्ट्स ये इवेंट दिखाएगा। इसके साथ साथ कई और भी चीज़ें हैं जो आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। ख़ासतौर पर रमीज़ राजा साहब की कराची में मसरूफियत, जहां उन्होंने मीडिया से बात की थी और कहा कि मुझे स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे दूं कि मैं ही चेयरमैन हूं और मैं ही फैसले कर रहा हूं और तसलसल को जारी रखें, जो हम काम कर रहे हैं उसको जारी रखने दिया जाए। उन्होंने ये बात, उनसे जब ये बात की गई कि आपने कहा था कि अगर इमरान खान साहब जो आपको लेकर आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जब वो जाएंगे, आपने खुद कहा था कि मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप छोड़ दूंगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा वो आए बाएँ शायद जो हम कहते हैं उस तरीके से करके कुछ इधर उधर करके, लेकिन उन्होंने एक रिप्लाई ये किया कि ये एक रीत है, एक रिवायत है कि जब वज़ीर आज़म आते हैं तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है, लेकिन ये कानून नहीं है कोई। इसका कोई कानून नहीं बना हुआ कि अगर वज़ीर आज़म बदलेंगे तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी बदलेगा। ये रिवायत है, रिवायतें ख़त्म भी हो जाती हैं। ये कहना था चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां बहुत कोशिशें कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद से भी उन्होंने मुलाकात की और फाइनेंशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वायबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासकर उनके जो अपने ब्रेन चाइल्ड हैं, पाथवे प्रोग्राम जिसमें 100 लड़कों को क्रिकेट भी खिलानी है, एट द सेम टाइम उनकी तालीम का अखराजात भी बर्दाश्त करने और 30,000 रुपये माहाना उनको आपने पैसे भी अदा करने। दूसरी चीज़ पाकिस्तान जूनियर लीग की भी हमने बात की थी, उसको वो ज़्यादा फोकस किए हुए उस पर बहुत काम करें, क्योंकि ये दोनों ब्रेन चाइल्ड खुद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा के हैं। कई सारे इशूज़ हैं आज के शो में जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोटली लायंस कश्मीर प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइज के हेड कोच हैं, KTPL में FB फाइटर्स के हेड कोच हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जिता रहे हैं आजकल टीमों को। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ शो के हैं, थैंक यू वेरी मच सईद भाई। और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, मैं इनको बहुत बड़ा नाम इसलिए कहता हूँ कि नॉक कर रहे थे ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। 2 साइड मैचेस पाकिस्तान की जानिब से खेलने का मौका मिला। एक में रन आउट हो गए थे, मोहसिन हसन खान साहब दूसरा एंड पर मौजूद थे, तो उसमें ये रन आउट हो गए थे। इसके अलावा कई नामवर क्रिकेटर्स अगर मैं उठा के देखता हूँ कि जिनको नाम लेना चाहिए कि किन की वजह से उन्होंने जाके 100 टेस्ट मैचेस खेल लिए, किन की वजह से जाके उन्होंने कितना परफॉर्म किया। यूनुस खान, शाहिद खान अफरीदी, एक लाइन होगी कि जो बचपन में इन्होंने उठाया और उसके बाद उन्होंने ग्रूम किया था। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन अनवारुल हक साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई आपसे बात करूंगा, कुछ ज़रा विमेंस क्रिकेटर्स पे बात कर लेते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जहां आपको
अपनी और मेरे साथ ह्यूस्टन अमेरिका से मौजूद होंगे शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपकी इज्जत देने का। साजिद भाई आप जान है हमारी। सबसे पहले तो सईद भाई आपसे आगाज करूंगा मैं। विमेंस कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए, तादाद जो कम की गई 25 से 20 कर दी गई ऐसे वक्त में कि जब हमारी विमेंस क्रिकेट जब बड़ी टीमों के खिलाफ जाती है, स्ट्रगल कर रही होती है, अगर आपने कुछ यंग क्रिकेटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो क्या बेहतर होता कि आप उन्हीं 25 को ही रिटेन करते, 25 को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता उनमें जिसको आप परफॉर्मेंस बेस ऊपर ले आते या नीचे ले आते। लेकिन लड़कियों के कॉन्ट्रैक्ट कम नहीं होने चाहिए थे। अगर मेंस के बढ़ा रहे हैं आप, उनकी तादाद इजाफा करके 33 कर दिए, तो लड़कियों के 25 से 20 क्यों किए? नसीम भाई वैसे तो मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं इतना फोकस लड़कियों की क्रिकेट में करता नहीं हूँ, मगर अभी जो टीम जीती है मैं देख रहा था, सुन भी रहा था, पढ़ भी रहा था, तो माशाल्लाह लड़कियों ने इम्प्रूव तो किया है। हाँ, अब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी अप्रोच है। जब किसी चीज़ को आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और उसको आपने उस पीसीबी में इन्वॉल्व कर लिया, इसलिए कि मुझे याद है ये 20 साल हो गई टीम बने हुए। सबसे पहले जो टीम बनी थी लड़कियों की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोच मैं ही था सबसे पहले। आज से आपको 2003 की बात बता रहा हूँ, 2000 की। तो लड़कियों में इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता कि क्या कहते हैं, हमारा कल्चर भी पाकिस्तान का ऐसा है, इनको जो लड़कियां खेल रही हैं तो उनको तो पूरा का पूरा कम तो करना ही नहीं चाहिए करना। अब बच्चियां आई गई हैं खेलने के लिए, क्योंकि उनको इतना फैसिलिटेट करें, मोटिवेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करेंगे तो और वो निकलेंगी, आएंगी, और उनके प्रेशर भी। अच्छा, मुझे ये भी पता है, मुझे ये थोड़ा सा आइडिया है कि इतनी बड़ी फैमिली से भी हमारी बच्चियां नहीं है। ये तो एक हमारे जो सुलझे हुए वालिदैन हैं जो समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स की फील्ड है, वो लेके आते हैं, खुद कराते हैं और बच्चों को भी फील्ड में लाके छोड़ रहे हैं। मगर ये जो अमल किया है पीसीबी ने और कॉन्ट्रैक्ट छोटा किया है, मैं ये बहुत ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अपनी विमेंस क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो आप फैसिलिटेट वैसे ही कर रहे हैं आप। और जो बड़ी टीम का जो आपने अभी बात बोली ना, बड़ी टीमों के सामने नहीं खेलते, वो वजह ही खेलती बच्चियां, वजह यही है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की वो इस वक्त अभी लड़कियों की नहीं बनाई, इन्होंने फील्ड ऐसी नहीं बनाई जैसे पीसीबी की है। पीसीबी के लड़कों, पीसीबी के अंडर में ही तो है, बॉयज की अंडर 13 के कोचेज और कंटिन्यू लगे हुए, कैंप लगे हुए, अंडर 13 हो रही है, अंडर 16 हो रही है। ये तो वो चलो वो तो पुरानी बात हो गई, मगर लड़कियों को तो जितनी भी बच्चियां हैं इनको इतना फैसिलिटेट करें कि ये 100% जान मारें और फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाए इसमें। अनवर भाई, ये मेरा आपसे सवाल है कि अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑल ओवर पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स के ट्रायल्स किए थे, और विमेंस क्रिकेटर्स में अगर हम देखते हैं तो बलूचिस्तान से रिकॉर्ड लड़कियों ने शिरकत की थी। बलूचिस्तान से सबसे ज़्यादा अगर सेंट्रल पंजाब से आई थी तो बलूचिस्तान और KPK से जितनी लड़कियों ने आके हिस्सा लिया था। आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लड़कियों की तादाद 25 से कम करके 20 कर दी। क्या इसको अगर 25 की जगह आप 30 करते, इमर्जिंग कैटेगरी में, ठीक है आप उनको मुशायरा दे रहे होते महीने का 30,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे होते आप, लेकिन इमर्जिंग कैटेगरी में 10 वो बच्चियां कि जो पूरे मुल्क से आपने ट्रायल किए थे, वो ठीक है पाकिस्तान नहीं खेली थी, लेकिन अगर उनको ये एतमाद दे दिया जाता 25,000 30,000 रुपये देके कि आप हमारी अम्ब्रेला में मौजूद हैं, क्योंकि जब किसी प्लेयर में यह एहसास हो जाता है कि मैं क्रिकेट बोर्ड की अम्ब्रेला में आ गया हूं, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, उसकी सोच का अंदाज बदल जाता है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहां कोई गलती की है? मैं ये समझता हूं कि आपकी बात 100% दुरुस्त है कि 25 की जगह 30 और 30 की जगह 35 भी कर सकते थे। जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को आप इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट करें एज मच एज यू कैन। देखें, बात ये कि जब आपने क्रिकेट की आपने ये लगाई नर्सरी, तो उसमें 25 की जगह 30 और 30 की जगह 35 भी आप करेंगे, कोई बुराई नहीं है। अभी आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेंस के 33 के हैं, आपने इनके कम कर दिए, जबकि ये वीकेस्ट है हमारी जो लड़कियों की, जो जिसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। आप उनका पाथवे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, आप उनकी जूनियर लीग भी कर रहे हैं, आप ठीक है विमेंस की लीग भी आपने अनाउंस की है, लेकिन वो ड्यूरिंग पाकिस्तान सुपर लीग होगी तो वो तो कोई भी नहीं देख रहा होगा वो क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है जब पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट विमेंस लड़कियां इंप्रूव कर रही हैं, डे बाय डे इंप्रूव कर रही हैं, लिहाजा इनको इससे ज़्यादा इनको फैसिलिटेट करें। मैं अभी पहले आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा कह चुका था कि आप इंटर स्कूल लेवल पर
लेकिन ग्रास रूट लेवल पर आप इनको अगर जब लेके चलेंगे ना, तो पाकिस्तान की 5 साल के अंदर क्रिकेट, मैं ये समझता हूं क्योंकि दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट की टीम बन जाएगी। 500 लड़कियां सेंट्रल से आ रही हैं, 500 साउथ से आ रही हैं, 500 आपकी ट्रायल देने के लिए बलूचिस्तान से आ रही हैं। क्या उनमें से 10 भी नहीं मिली होंगी ऐसी कि जिनको आप अपने अम्ब्रेला में ले लेते और कहते कि ये इनमें टैलेंट दिखाई दे रहा है, इनको हम ग्रूम करेंगे। इतना बड़ा आपका स्टाफ है कि मुझे क्रिकेटर नहीं मिलता कि मैं शो में लाके बैठा लूं। जिसको देखें आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। रमीज राजा साहब मिलते हैं खिलाड़ियों के साथ तो उस वक्त भी वो ये बातें करते हैं कराची में कि मैं चाहता हूं आप किसी ना किसी जिम्मेदारी पे आ जाएं। तो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ, इतने लोगों को आप हायर कर रहे हैं, तो क्या 4 या 5 लोग इन विमेंस के साथ लगा के आप काम नहीं कर सकते थे? अच्छा, एक बात मैं आपको कहता चलूं, इसमें है तो जरा एक वो बात यह है कि बीज में पेड़ को देखना वो हर एक के बस का काम नहीं है। आप मेरी बात को समझने मैं बिल्कुल समझ गया हूं कि खिलाड़ी को समझ जाना भी हर किसी के बस की बात देखिए, मैंने आपको बहुत इसलिए गहरी बात कह रहा हूँ कि जैसे आपने मेरा पुराना जिक्र किया ना कि मेरे पास जो 10 लड़के या 12 लड़के जो पाकिस्तान खेले ना, तो ये उनको कोई जानता नहीं था, कोई क्लब क्रिकेट भी के लेवल के प्लेयर थे। बस वो एक मैंने बात की ना कि बीज में पेड़ को देखना वो हर एक के बस का काम नहीं होता है। तो लिहाजा वो लोग आप पहले जो ना रखें जो समझते हैं कि इनमें टैलेंट है, और टैलेंट को फिर जो आपको ग्रूम करना है ना, वो क्वालिटी फिर जो कोचेज होते हैं ना उनके ऊपर है कि उसकी स्किल है क्या। देखिए, सबसे बड़ा काम सर आपने टेस्ट क्रिकेटर से ट्रायल कराए थे, जो टीम गई थी पूरे पाकिस्तान में उसमें टेस्ट क्रिकेटर्स थे, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं थे, उसमें ये तमाम लोग शामिल किए गए थे। अब टेस्ट क्रिकेटर भी अगर नहीं देख के बता सकता कि किसमें क्या जरासीम है तो फिर तो सर मैं क्रिटिसाइज तो कर ही नहीं रहा, मैंने तो एक जुमला कहा है आपको। अगर वो उसको ये समझ जाए या कोई भी कह रहा है, मैं इसमें कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। देखें, बात है बड़ी गहरी, समझना खेलना ये एक बड़ी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। देखिए, कोचिंग एक बिल्कुल एक इंटायर डिफरेंट चीज़ है। अभी हमारे वक्त की जो कोचिंग थी, जब मैं और सईद आज़ाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, हमारे यहाँ उस ज़माने में कोचिंग कॉन्सेप्ट था नहीं, कोई भी नहीं था। हम लोग क्लब क्रिकेट खेलते 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 यहाँ तक पहुँचे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्रिकेट खेली। ही प्लेड फॉर पाकिस्तान, मैं भी आगे पीछे था, बिल्कुल खेला, सब कुछ खेला। मेरे भी 109 फर्स्ट क्लास मैचेज हैं। बात ये कहने की है, मकसद ये कि आप सिंसियर, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड लोग लेके आएँ जिनको ये पता हो, जिनको ये समझ हो। और यहाँ पे मसला ये होता है कि लड़के के अंदर कॉन्फिडेंस दिया जाता है। जब आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, जब आपने उसको ये सोच के खिलाना है कि मैंने इसे साउथ अफ्रीका में खिलाना है, ये वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देगा, मैं बाहर कर दूंगा, पीछे उसके बेतहाशा रन होंगे, मगर चूंकि इनकी इंटेंट ये होगी कि यार इसको फेल किस तरह करना है। माजरत के साथ हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा प्लान होते हैं सर। देखिए, ये प्लान का एक हिस्सा होता है, किसको कराची में खिलाना है, किसको होम सीरीज में खिलाना है, किसको अवे सीरीज में खिलाना है। ये देखें, बात है कि ये फिर वही पार्शलिटी वाली बात होती है। ये से जो ना टीम पाकिस्तान की टीम डैमेज होती है। अहमद अनवर पाकिस्तान की ऐसी फास्ट बॉलर है, आप उसको पैचेस में इंग्लैंड में एक मैच खिलाते हैं, आप ले आके 2 साल के बाद फिर लेके आते हैं, आप मैच खिलाते हैं, टीम के साथ कैरी कर रहे होते हैं, मैच नहीं खिला रहे होते हैं। तो पसंद ना पसंद वही वाली बात आ गई ना, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि लाइकिंग डिसलाइकिंग आई जाती है ना। बिल्कुल। साजिद खान साहब, तो उसको आप खिलाते चले जाएंगे। साजिद खान साहब, यही मेरा आपसे भी सवाल है। विमेंस क्रिकेट टीम हमारी ग्रो कर रही है, हमने इतने बड़े ट्रायल्स किए पूरे मुल्क में, टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को भेजा। हमने मेंस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा कर दिया, विमेंस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हमने कटौती कर दी, हमने 25 से 20 कर दिए, वहां हम कम 10 बढ़ा के 33 पे ले गए। तो सईद भाई, ये ठीक है फैसला है? बहुत शुक्रिया ग्रेट नसीम भाई, आपको, ग्रेट अनवर भाई को, सईद आज़ाद को बहुत बहुत सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छी गुफ्तगू। सर अनवर भाई बात कर रहे हैं, सईद आज़ाद बात कर रहे हैं कि हमारे क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। और जो आपने बात की, देखे पाकिस्तान हुए 2004 में आई, 2022 हो गई, और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोच सिफारशी होंगे, शायद अनवर से लेकर आज मैं जितने भी नाम ले लूं, मगर मौजूदा कोच जो आज के पहले थे, अपना देखो अरशद खान, जो आपा थी लड़ाई करने वाली लड़कियों का नाम रखा था आपा बजवा, वो टीम में लड़ाइयां कराती थी। और जिस तरह उनको हटाया गया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट का दोहरी पॉलिसी तो नहीं होना चाहिए। मगर आपने बहुत इमाम की बात की, तुबा की बात की, तुबा आउटस्टैंडिंग राइट आर्म लेग स्पिनर है, मगर मौजूदा पॉइंट ये है, आज के मौजूदा कोच सलीम जाफर ने आगे इस टीम को जितना सेट किया, मगर आपने जैसा अनवर भाई ने बात की, 50 लड़कियों को कॉन्टेक्ट देना चाहिए, 50 लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों को बहुत टैलेंट है हमें, मगर जो पहले 10 साल का जो ग्रुप था ना नसीब भाई, उन
ग्रुप ने लड़कियों को आने ही नहीं दिया। तो आज पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम में 50 लड़कियों को कॉन्टेक्ट दिया। मगर बहुत खुशी की बात है, ऑल आउट प्रोग्राम बाजी ले गया। जैसे कि मैंने पहले कहा था, सर नदीम उमर साहब को, 36 चेयरमैन नदीम उमर साहब को जब पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने बुलाया और उनसे मुलाकात की, और रमीज राजा साहब इतने मुतासिर हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, 40 साल खिदमत करी नदीम उमर ने, और हसन जब उससे मिलते हैं तो उन्हें सर उनकी खिदमत के बारे में पता चला, और नदीम उमर की जो तारीफ की है ना, मैं बयान नहीं कर सकता। मगर दूसरी चीज रमीज राजा साहब को मुलाकात, नदीम उमर साहब से मुलाकात करने के बाद पता चला उनकी क्या खिदमत है, पहले नहीं पता था? हाँ, पहले तो देखें पहले तो ये चलना था ना अलर्ट प्रोग्राम में, जो हमने आपने बात की। नदीम उमर एक इतनी आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर जिसे 100 लड़कों को जॉब दी है। पाकिस्तान हॉकी की जब मुश्किलात होती है वो फ्रंट पे आते हैं। जब नदीम उमर पाकिस्तान सुपर लीग में छोटे एडिशन उनको प्रॉब्लम होती है और करोड़ रुपया लगा के लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहाल करते हैं। जब कल जिस तरह नदीम उमर साहब से वो मिले हैं और हसन से जिस तरह उनके बेटे को उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का फ्यूचर, तो अस्सलाम है नदीम उमर के बाप और नदीम हसन के लिए। तो ये चीज बताना भी जरूरी है। मगर नसीम भाई, ये अनवार भाई बैठे हैं, सही से साथ मेरा कुलीग बैठा है, मैं उसका कप्तान बैठा हूं, और रमीज राजे के साथ जो लोग बैठे सब जॉब ही मांगने गए हुए थे यार। बड़े दुख से कहना पड़ता है, सारे लोग डिपार्टमेंट की पैदावार थी, किसी एक बंदे ने डिपार्टमेंट की बात नहीं की। कोई जॉब के लिए बात कर रहा है, कोई अपनी जो पेंशन है बढ़ी उनकी थैंक यू अदा कर रहे हैं। भाई रमीज का काम है पेंशन बढ़ाना, अगर रमीज ने बढ़ा दिया कारनामा थोड़ी किया है, तो रमीज को भी जिंदा रहना है। भाई रमीज ने सबसे बड़ा इक्का मारा है जावेद मियांदाद के साथ। जैसे मैंने और आपने बात की थी, जावेद भाई को सीओ लेके आए, तो सीओ तो नहीं लेके आया, मेंटोर लेके आए। $50,000 देना पड़ेगा उनको, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। 1 करोड़ रुपया, सही कह रहे हैं आप, ये कंफर्म है, $50,000 ही मिल रहे हैं जावेद मियांदाद को। इतनी शाहिद अफरीदी को। एक और बात सुन लें, रमीज राजा साहब, जो आपने केपीएल टूर्नामेंट हो रहा है टेप बॉल का, उसने जो शोहरत कमाई है ना, उससे वो खुश नहीं थे। मगर आप लोगों को, आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। उसमें जो आपने कमेंट्री का जो ग्रेट लेजेंड क्रिकेटर ग्राउंड में लेके आया ना, सर जावेद मियांदाद, हारून रशीद, सादिक मोहम्मद, ग्रेट तौसीफ अहमद और सईद आजाद ने जो रिकॉर्ड बना दिया है, 50 लाख रुपए जीते हैं टेप बॉल का टूर्नामेंट। तो शहर कराची तो एक नर्सरी है क्रिकेट की। अनवार भाई जो बात कर रहे हैं ना, हक और सच की बात कर रहे हैं। ये सर जो अनवार ने जिस क्रिकेट को यूनुस खान को प्रोड्यूस किया, यूनुस खान अनवार का नाम क्यों नहीं लेता, लेके आना अपने साथ जिम्मेदारी दे, क्योंकि ये लोग बड़े शरीफ लोग हैं। नहीं, ये बात है, सही थी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अनवार भाई जो है हमारे, जो जिस लेवल की क्रिकेट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। साजिद खान साहब ने टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, नॉक कर रहे थे ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। अनवार भाई, अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त फाइनेंशियली क्या पोजीशन है, 60 साल वो क्रॉस कर गए। तो ऐसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के जिन्होंने 100 मैचेस खेले हो, मैं फिर वो एक मरतबा फिर रमीज राजा साहब की नॉलेज में लाना चाहता हूँ, एटलीस्ट 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए खिलाड़ी को भी कोई ना कोई एक मुशायरा मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये वो सीढ़ी होती है कि जहाँ से आप नॉक करते हैं और नॉक करने के बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डायरेक्टली जाते हैं, ये आखिरी सीढ़ी होती है। तो जिन टेस्ट क्रिकेटर्स को गए वो इसी सीढ़ी के थ्रू ही चढ़ के ऊपर गए, यही साथ खेला करते थे। तो इनके लिए भी बहुत सारे ऐसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जो बहुत प्रॉब्लम में। सर आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर की बात ना करें, ये भी तो क्रिकेटर ही है ना। अच्छा नसीम भाई, मैं आपको बताऊं, शायद हो सकता है अनवार भाई को पता चल गया होगा। एक तो मैं एक अनवार भाई की बात को आगे करूंगा। हमारे ज़माने में कोच नहीं होता था, तो आप यकीन करें कि मैं, ठीक है मैं ज़्यादा खेला, पाकिस्तान खेला, जितना भी खेला, मैंने अनवार भाई को बहुत देख देख के सीखा। अनवार भाई ग्रेट प्लेयर। और नहीं, मैं इन लोगों के साथ, जैसे अनवार भाई हो गए, बाबर बिशारत हो गए, अपने अकबर आलम हो गए, इनके साथ डेब्यू हुआ है मेरा ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। ये सीनियर थे, ये सीनियर थे। मुझे आज तक मैं भूलता नहीं हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। दाढ़ी तो वैसे दोनों की काली है, सीनियर कैसे? माशाल्लाह अल्लाह ने उनको सेहत अच्छी दी है, अब तो बुढ़े हो गए। अच्छा, ये मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको। मैं जो बातें आज आपने अनवार भाई को देख के, मैं तो और हमेशा मैं अनवार भाई वगैरह को देखता हूँ, अकबर आलम को देखता हूँ, इनके मैं आपको इनकी एक क्वालिटी में बता देता हूँ कि मैं इस गेम को, इन लोगों की वजह से मैं कहता हूँ ये एजुकेशन है। ये एजुकेशन है, ये तालीम है बच्चों के लिए। इन लोगों ने जूनियर्स को इस तरह से रखते थे
कि यकीन करें कि आज मैं इसलिए कि हम तो मैं और साजिद खान बहुत छोटी सी उम्र में हम लोग ने दुनिया में सफर करना शुरू कर दिया था और घर से दूर हो गए थे, मगर क्रिकेट में इन लोगों के साथ इतना रहे कि हमें आज जो, अगर मेरे ख्याल में आज जो हम एज ए मुसलमान बने हैं और हम अल्लाह से मांगते हैं, तो वो अदब यहां से सीखा था सीनियर प्लेयरों से। और जहां तक रही बात आपने अभी बोला आज की क्रिकेट में क्या हालत है? राजा साहब ने, अब तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं सिर्फ इस गेम है ये, और इसमें बहुत कुछ है अंदर, इसके अंदर बहुत कुछ है। तो अपने बेटे से मैं कहता हूं कि ये खेलो जरूर, मगर कहता हूं कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान खेलने की कोशिश ना करना, इसलिए कि पाकिस्तान में अब आप एक नाम ले दें, मैं तो कहता हूं कि अब तो हमारा सुपरस्टार इस मुल्क का नहीं है वो जावेद भाई से 92 से पहले एक प्लेयर का आप गिनवा दूं मैं, आप मुझे बताएं, मैंने जावेद भाई से 92 वर्ल्ड कप से पहले के जो प्लेयर थे मैं उनको सल्यूट करता हूं, वाकई वो कैरेक्टर वाले थे, खानदानी थे, पढ़े लिखे थे और अच्छे लोग थे। 92 के बाद से जो रेड लगी है क्रिकेट की और करैक्टर की और इस मुल्क की जिन लोगों ने किया है, उसका हिसाब किताब लेना चाहिए, नहीं तो ये मुल्क बहुत खराब की तरफ जा रहा है। अब स्पोर्ट्स ये फील्ड ऐसी नहीं रही क्रिकेट की, स्पेशली जो ये रही नहीं कि आप ये समझ सकें यहां से बच्चा कुछ सीख के आ जाएगा। शोहरत जरूर मिल जाएगी, दौलत जरूर मिल जाएगी, मगर आपका बच्चा सीख नहीं सकता, अदब नहीं मिल सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनवर भाई, मुख्तसर से जरा मुझे जरूर बताइएगा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने 100 खेले मैचेस एटलीस्ट। अच्छा नसीम भाई, बात हुई है ये बात हुई है कि जिन्होंने 50 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, अब उनके बारे में ये मुझे याद नहीं पड़ रहा किसने किए। एक पाकिस्तान क्रिकेट फाउंडेशन भी बन रही है, रमीज राजा साहब ने इसका अंदिया दिया था, उसके अंदर 50 करोड़ का फंड रखा जाएगा। वो शायद उन अंपायर्स के लिए, उन क्रिकेटर्स के लिए, उन स्कोरर्स के लिए, उन ग्राउंडमैन्स के लिए रखा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले क्रिकेटर का क्राइटेरिया दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए? क्योंकि कोई खेल गया, कोई नहीं खेला। राशिद इसरार की एग्जाम्पल मौजूद है, एक दिन पहले तक वो खेल रहे थे। इलियास साहब की एग्जाम्पल मौजूद है, एक दिन पहले तक तो वो भी टेस्ट मैच खेल रहे थे। सर रकीब एक दिन पहले तो वो भी टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं खेल सके तो उनका इतना बड़ा कसूर हो गया कि उसके बाद वो किसी गिनती में नहीं होते जिन्होंने इतने साल पाकिस्तान क्रिकेट को दिए। ब्रेक के बाद बात करता हूँ। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर। वहाँ पे हम ये भी सुन रहे होते हैं कि टेस्ट क्रिकेटर्स की जो पेंशन है उसमें इजाफा कर दिया गया, एक फंड भी बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये भी रमीज राजा साहब का ब्रेन चाइल्ड है। रमीज राजा साहब ने बहुत डोमेस्टिक की सतह पर काम किए। इसमें पाकिस्तान जूनियर लीग, पाथवे प्रोग्राम, उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, ये क्वेश्चन हम करते रहेंगे, क्योंकि जेन्युइन लोग आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहें, प्रोग्राम तो आप ही बना रहे हो और जिसको चाहें उसको शामिल कर लें। रमीज राजा साहब इस सिलसिले में टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से पिछले दिनों 2 दिन पहले मुलाकात की उन्होंने कराची में। यहाँ पर उनसे मिले थे, पता चला कि वहाँ पे जितने क्रिकेटर्स थे वो अपनी जॉब की बात कर रहे थे। यहाँ शो में आके बैठते हैं तो बात कर रहे होते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट क्यों नहीं हो रही, वहाँ बात कर रहे थे कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। कहने का मकसद है कि इश्यूज़ को ज़्यादा डिस्कस करें, जिसको जो जॉब मिलनी है, जिसका जो रिस्क लिखा है वो उसको मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर इस मुल्क ने इतना कुछ दिया है, आपने इस मुल्क को इतना कुछ दिया है, तो फिर पहले मकसद आपका यही होना चाहिए कि कहाँ पे खामियां हैं जिनको दुरुस्त किया जाए। मेरी ज़ात पीछे रह जाती है, पहले ज़ात पाकिस्तान क्रिकेट की आगे आती है, नौजवान क्रिकेटर्स की आगे आती है। तो उस सिलसिले में आप सुन ही रहे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। अनवर भाई, अभी जैसे ब्रेक पे जाने से पहले सईद भाई ने भी बताया कि जिन लोगों ने 50 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, मैं कह रहा हूँ 100 से ज़्यादा जिन्होंने खेले, ऐसे बहुत बड़ी तादाद मिलेगी। ठीक है, 50 पे ना जाएं आप, 100 पे चले जाएं, लेकिन उनके लिए एक अलहदा से क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे आपने 2 साइड मैचेस भी खेले इस मुल्क के लिए, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स मौजूद हैं कि जिन्होंने साइड मैचेस खेले, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल सके, उस दौर में नई जगह बन सकी थी। तो क्या हालात हैं आजकल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के जिन्होंने 100 मैचेस खेले? देखें, डिपेंड करता है इसमें। अभी जैसे रमीज राजा ने पेंशन वगैरह ये बढ़ाई है, वेरी गुड साइन, आई अप्रिशिएट कि चलो किए। मगर एक और बात मैं इसमें साथ ये ज़रूर करता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो क्रिकेट खेल रहा है उसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे भी स्पोर्ट्स हैं। अगर आपने क्रिकेटर्स की पेंशन बढ़ाई है तो पाकिस्तान में हॉकी, स्क्वाश
और दूसरे जो स्पोर्ट्स है ना उनके बारे में भी पाकिस्तान को सोचना चाहिए। सर वो ये तो पाकिस्तान क्रिकेटर क्रिकेट हैं। बोर्ड के अम्ब्रेला में नहीं आते। देखिए सर वो बात मैं आपकी मानो, मगर मैं इस तवज्जुह से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ क्योंकि रमीज राजा क्रिकेटर थे ना सर उन्होंने हॉकी के खिलाड़ियों को, जिसमें हमने 4 आलमी कप जीते हैं, 3 ओलंपिक्स टाइटल जीते हैं, 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, कितने एशिया कप तो सर जीते ये हैं? नाइंसाफी है ना सर कि आप उनका पाकिस्तान उन बच्चों को डेलीज देने के पैसे नहीं होते नसीम भाई सर। आप मुझे बताएं कि वो भी पाकिस्तान का वो ब्लेजर पहन के फिर रहा है, वो भी पाकिस्तान प्लेयर है ना। क्या हम लोगों को, मैं मिसाल के तौर पर मैं भी क्रिकेटर ही हूँ ना, तो मेरे में कोई सुरखाब के पर तो नहीं लगे ना। पाकिस्तान के लिए वो भी खेल रहा चलिए, है, पाकिस्तान के लिए मैं भी खेल रहा हूँ। तो बात ये कि उनके लिए भी देखे ना, हमारे बॉक्सिंग के लोग, मुझे अच्छी तरह याद है कि ठेले लगाते हैं बेचारे। अब मैंने अपनी आंखों से भी देखा हुआ कि यानी जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी लेके आया, सिल्वर मेडल, तो ये मैं समझता हूँ कि उसमें प्राइम मिनिस्टर अपने इमरान खान और ये रमीज राजा ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि क्योंकि क्रिकेटर थे, पेंशन बढ़ी, उनकी खुद की भी बढ़ी, सबकी बढ़ी, तो डेफिनेटली ये इसका एक हिस्सा है और ये अच्छी फलाह का काम कर रहे हैं। लिहाजा मगर मैं इस तवज्जुह से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिन्होंने जिस हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये फिर एक इख्तलाफ हो जाएगा कि क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सर खेल ही एक रह गया है सर, स्क्वॉश खत्म कर दिया, हॉकी खत्म कर दिया। अब ये बड़ी हम डिटेल दूसरी बहस में चले जाएंगे अभी, क्योंकि वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ये तमाम गेम्स आ रहे होते हैं। क्रिकेट एक डिफरेंट एरिना है और हमारे यहाँ तो देखा ही सिर्फ क्रिकेट ही जाता है, बात ही क्रिकेट पे हो रही होती है। नसीम बात है कि मैं भी क्रिकेटर ही हूँ, मैं भी इसको अप्रिशिएट करूँ, मगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपकी बात में बिल्कुल पॉइंट है, इसलिए कि जो पाकिस्तान खेल रहे हैं ना उनके लिए भी कोई ना कोई इंसेंटिव्स दूसरे स्पोर्ट्स के भी होने चाहिए। सर इंडिया में जिस तरीके से रखा जाता है लोगों को, जिस तरीके से लेके चला जाता है, वो बिल्कुल एक देखें आप देख लें उनका रिजल्ट, आप देख लें इंडियन स्पोर्ट्स कहाँ चले गई है। हमारी भी पीछे नहीं है, मैं अपने क्रिकेट को मैं किसी लम्हे पीछे नहीं मानता हूँ। हम लोग भी वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट टीम हमारी पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि पूरी दुनिया में इसकी पजीराई होती है, जो सारी दुनिया में खेलते हालांकि 10 ममालिक ही हैं, खेलते 10 ममालिक हैं, मगर देखने वाले जो होते हैं वो करोड़ों के हिसाब से हैं। साजिद भाई ये जो मीटिंग हुई वहां पर रमीज रजा साहब से क्रिकेटर्स मिले, मुझे बड़ा एक बात ये जरूर मैं यहाँ पर कहूँगा, बड़े बड़े नाम वहां पर मौजूद थे और वो अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से ज़्यादा बात करते रहे। हमारी इत्तलात के मुताबिक तो ना तो कोई उस मीटिंग का कोई एक पेपर वर्क था कि जो दिया जाता तमाम क्रिकेटर्स देखते कि भाई हमने आज इस इशू पे बात करनी है, आप अपने तासुरात का इजहार करें पाकिस्तान जूनियर लीग पे, आप पाथवे प्रोग्राम पे बात करें, आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करें। एक एजेंडा होता है हर मीटिंग का, आपने ऐसे ही सबको बुला लिया, कोई वहाँ से बोल रहा है, जैसे अभी अरुण भाई ने बात की, कोई वहाँ से बोल रहा है, कोई वहाँ से बोल रहा है। क्या ये मीटिंग खानापुरी थी सिर्फ, या इस मीटिंग का आने वाले वक्त में कोई फायदा भी देख रहे हैं आप? नसीम भाई बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा टाइम लूंगा। नसीम भाई बात देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, लाखों रुपया बर्बाद कर दिए गए, हाई टी मिलाई। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिसने अलग प्रोग्राम बाजी ले जाता है, देखिए डिपार्टमेंट की सारी पैदावार थे और डिपार्टमेंट की पैदावार के अलावा वो सारे लोग डिपार्टमेंट के, वसीम बारी से लेकर जावेद कुरैशी से लेकर हर बंदा वहां बैठा हुआ था, जिसमें हर बंदे ने डिपार्टमेंट से क्रिकेट खेली, मगर अलग प्रोग्राम बाजी ले जाता है। यकीनी तौर पर डिपार्टमेंट की बात करना चाहिए थी, मगर लोग कह रहे थे पेंशन के साथ साथ मेडिकल मिल जाए, फलाना मिल जाए। देखिए सब चीजें अच्छी हैं, मगर देखिए जो आप एक ब्रांड बात कर रहे हैं, 100 फर्स्ट क्लास मैंने भी खेले, अल्लाह का शुक्र है वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाए, मगर जो बात सईद भाई कर रहे हैं ना 50 फर्स्ट क्लास मैच, देखिए 50 मैच में सबका भला हो जाएगा, हर आदमी समझेगा हम अपनी लॉस, मगर हम और आप जो बात करेंगे पूरे मुल्क के लिए बात करेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को उतनी तरजीह देनी है। मगर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे ये बताइए, मंजूर इलाही को घर पैसे सैलरी क्यों मिल रही है? वो तो काम नहीं कर रहा, तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को ये नजर नहीं आ रहा? मंजूर इलाही क्या उनकी एक बेटी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट किसी जमात पर है, तो ये चीजें भी बताना जरूरी है। वो जमात तो हुकूमत में नहीं है। जावेद देखिए नसीम भाई आप मुझे बताइए, आप रमीज राजा पहली दफा जो चेयरमैन बनते हैं वो मोइन खान को इनवाइट करते हैं, मेरी मोइन खान से बात हुई, वसीम अकरम से बात की, उनको कल क्यों नहीं बुलाया था नेशनल स्टेडियम कराची में? उसको बोलते हैं फ्यूचर का चेयरमैन है मोइन खान, अब मोइन खान को वहां पर आपने इन्वाइट नहीं किया। वो पाकिस्तान के लिए 2 वर्ल्ड कप खेला, ग्रेट लेजेंड विकेट कीपर बैट्समैन, वो कराची में मौजूद था, उसको ऑन बोर्ड आपने नहीं लिया। तो ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं, चलो सैली को बुला लिया, सैली था, मगर मोइन खान, वसीम अकरम, आप मुझे बताइए पाकिस्तान सुपर लीग जो अंडर 19 के आप
करा रहे हैं। सर ग्रेट, आपने शुएब अख्तर का जिक्र किया। आज शुएब अख्तर हज की शहादत हासिल करने चले गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको हज की शहादत कबूल फरमाए। दूसरी चीज, आप और मैंने जो बात की थी, शान मसूद ने आज 2020 इंडियन के खिलाफ जो मुकाबला किया उससे जीत लिए। आज जो स्कॉन्टी से कप्तानी की है शान मसूद ने, इंडियन ने इतनी सपोर्ट की है, ग्रेट टैलेंटेड प्लेयर, उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है। मगर बट सवाल ये पैदा है, सरफराज अहमद को जो डी कैटेगरी में जो रखा गया है, तो नसीम भाई जी आवाज आ रही है? जी साजिद भाई आपको सुन रहे हैं। इस पे आपसे बात जरूर करनी थी मैंने। ये वाकई में एक सवाल दिखाई देता है साजिद भाई कि अजहर अली आपने रेड बॉल की ए कैटेगरी में रखा है, अगर एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उन्हें रखा है कि फॉर्मर कैप्टन है, तो फिर सरफराज भी फॉर्मर कैप्टन है। शान मसूद की जितनी परफॉर्मेंस है, अब आप अगर साजिद भाई देखेंगे तो उस कैटेगरी में अजहर ए में आते हैं, फवाद आलम अगर परफॉर्मेंस बेस है तो फवाद पहले आते हैं, जिन्होंने इतनी सेंचुरियां स्कोर की हैं पिछले साल, जब टीम फंसी उन्होंने जाके 100 कर दिया, वो बी कैटेगरी में आते हैं। शान मसूद डी कैटेगरी में आते हैं, अब्दुल्ला शफीक जो है वो सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है साजिद भाई? देखिए नसीम भाई, खुला मैरिट कर दिया, कराची के बेटे के साथ जुलूम कर दिया। एक कैटेगरी में सरफराज को तो रखना चाहिए, साबिक कप्तान, 50 टेस्ट मैच खेला है। अजहर अली को डंके की चोट पे कि वो पंजाब का 100 टेस्ट खिलाने हैं, डंके की चोट पे उसको 100 टेस्ट खिलाने, उसके बाद कोई भी दूर तक 100 टेस्ट खेलने वाला नजर नहीं आ रहा। 100 टेस्ट खिलाना यार, कौन सी पसंद ना पसंद है कि 100 टेस्ट मैच खिला दो, भली परफॉर्मेंस हो या ना हो। हाँ देखिए आप देखिए, असल शफीक अमरीका छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के ह्यूस्टन आ गया है, वो भी सोचने में मजबूर हो गया है। यकीनी तौर पर 70 टेस्ट मैच खेले उसने, वो भी लेन में आता 80 टेस्ट खेले। मगर पॉइंट सरफराज का मुद्दा है, सरफराज पाकिस्तान के तीनों फॉरवर्ड कैप्टन है, और आज जो भी क्रिकेटर जितने भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जिन प्लेयरों को मिले, उस सब पे उसने कप्तानी की है। और बाबर आजम 2015-2016 में खेला था, सरफराज कप्तान था। आज सरफराज तीनों फॉरवर्ड कैप्टन को आप देखें, सईद आजाद बताएंगे, अनवर भाई बताएंगे, आखिरी में उसका नाम अनाउंस किया है रेड बॉल की डी कैटेगरी में। ये कितना बड़ा जुल्म है। अजहर अली को फ्रंट पे ऊपर रखते हैं, उसका फवाद को रखते हैं, इसको रखते हैं, सरफराज को। जैसे हम और आप जब क्रिकेट खेलते थे सईद आजाद साहब, हम 16वां नाम रखते थे सिफारशी। तो ये साबुत करने चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं ये सरफराज को सिफारशी में सिफारशी नहीं है, वो मेरिट पे बंदा है। उसके साथ खुला मेरिट का कत्ल कर दिया यार। वो शरीफ बच्चा है, नेक बच्चा है, उसके साथ ये सुलूक कर रहा है, बदमाशी थोड़ी कर रहा है। वो क्रिकेट खेलना चाहता है, मुल्क के लिए खेलना चाहता है यार। जुल्म है, इंतहा है। शरीफ नेक बदमाश ये क्राइटेरिया नहीं है। हम बात ये कर रहे हैं सरफराज इसलिए टीम में नहीं खेल रहे, सरफराज की परफॉर्मेंस खराब नहीं है, रिजवान की बेहतर है, इस वजह से सरफराज नहीं खेल पाए। अगर वो दरमियान के अंदर, वरना जिस अंदाज से सरफराज को हटाया गया था, हम तो आज तक क्वेश्चन उठाते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते थे उस वक्त, एटलीस्ट 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट T20 में जीते, और आप उनको कप्तानी से हटा दें। उन्हें डी कैटेगरी में शामिल किया गया। मेरा ये एक सवाल है आपसे, यासिर शाह घर बैठे हुए थे, घर से उठ के आते हैं तो वो डी कैटेगरी में आ जाते हैं। सरफराज तो इस वजह से बाहर गए, यासिर तो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। लास्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी उन्होंने ज़रूर खेली थी, बलूचिस्तान से आने के बाद लीड किया था उसे, लेकिन उसमें भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो चीख के कह रहे हो यासिर शाह वापस आ गए, यासिर शाह वापस आ गए। तो यासिर शाह को आपने डी कैटेगरी में रखा, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह वो सी कैटेगरी में दिखाई देते हैं रेड बॉल की। तो फिर शान मसूद जो इतना परफॉर्म करके आ रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए अगर आप अब्दुल्ला शफीक और नसीम शाह के साथ कॉन्ट्रैक्ट दे देते और सरफराज की इज्जत रखने के लिए आप उनको सी में अगर रख ही रहे थे, नहीं रखते भाई, आप उनको डी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। आप मकसद है कि कहीं ना कहीं ये एहसास दिला रहे हैं कि एक वो खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते इस मुल्क का, वो वाहिद खिलाड़ी कि जिसने अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल इस मुल्क को जिताए, आप उसको डी कैटेगरी में, सबसे नीचे कैटेगरी में रख रहे हैं रेड बॉल की। नसीम भाई, मैं आपके प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ और बार बार ये सवाल करता हूँ, मैं बोल देता हूँ, इसलिए कि मैं फ़ायदा नहीं है अपने दिल में बात रखूँ। जिस आदमी को प्राइम मिनिस्टर निकाल रहा हो टीम से, वो दोबारा आ सकता है, ये तो एहसान है, डी में भी आ जाता है। इसको तो किसी ने नहीं है। अब इनको चाहिए, इनको सिंध वालों को चाहिए कि इसके लिए खड़े हो, स्टैंड लें।
अगर इसको सरफराज को परफॉर्मेंस पे बात नहीं हुआ, परफॉर्मेंस किसी बात में, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इमरान खान साहब ने निकाला था, वही शायद किसी टॉस पे बैटिंग करने पे इसने फील्डिंग कर ली थी। ये देखिए, ये सरफराज के साथ स्टोरी बहुत टॉप लेवल की है। ये अगर मिसाल के सरफराज डिसीजन नहीं ले रहा, वो इसी वजह से नहीं ले रहा, मेरा एहसान मानी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब के कहने पे नहीं हटाए, उस वक्त चेयरमैन थे। देखिए, मैं मान ही नहीं सकता इतनी बड़ी ज्यादती किसी की सिलेक्शन कमेटी में, चेयरमैन में। और सबसे बड़ी चीज तो उस वक्त देखे ना, उस वक्त सबसे बड़ी जो चीज चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, आपके बीच में दाखिला करें, इसको कप्तानी से हटाने का जवाब पहले मुझे बताएं, क्या जवाब था? देखिए, समझ में ही नहीं आया सर। यही तो पूछना मैं चाह रहा हूँ। बिल्कुल। और ये देखिए, रिजवान आए, रिजवान, और आप उसको फिर आप देखिए ना, आप एक तरीके से देखा जाए तो आप उसको कोई एहसान नहीं कर रहे हैं डी कैटेगरी में लाके। उसने बहुत कर दिया इस मुल्क के लिए, उसको सर डिस्ग्रेस कर रहे हैं, कैटेगरी में लाके डिस्ग्रेस कर रहे हैं। ये तो उसका मैं कहता हूँ टेम्परामेंट है। ये क्या है कि वो एंजॉय कर रहा है, वो कह रहा है मैंने मुझे खेलना है। सर, हमने जावेद मियादाद को जाके प्रेस क्लब में रोते हुए देखा, हमने मोहम्मद यूसुफ को जाके प्रेस क्लब में रोते हुए देखा, हमने बड़े लोगों को देखा। सरफराज नहीं बोले। इज अ ग्रेट क्रिकेटर और उसके साथ बड़ी जाती हुई है। कप्तानी से हटाना कोई बात, कोई जवाब ही नहीं था, किसी लम्हे जवाब नहीं था कि आपको यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन दे या कोई डिक्टेशन दे कप्तान को। देखिए, जब कप्तान ग्राउंड में होता है ना, तो वो पिच की और एनवायरनमेंट को देख के सारे डिसीजन लेता है। आप देखें, मैं अनवर भाई, मैं आपको अंदर की क्या, बस क्रिकेटर्स आपस में बातें करते हैं तो पता चलती हैं बातें। मैं आपको बताऊं कि सरफराज ये टीम में जब भी आता है पाकिस्तान टीम में, यकीन करें कि एनर्जी लेके आता है, एनर्जी लेके आता है। पूरी की पूरी टीम उसके सामने आंखें उठाने के काबिल नहीं रहती कि यार इसको क्या बोले, किस लिए तुम बाहर हुए हो। किसने बना दिए उसने प्लेयर अपनी लीडरशिप के अंदर, जितने आज परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर आजम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं कि T20 क्रिकेट के अंदर वो सबसे ज्यादा टाइम तक नंबर 1 बैट्समैन रहे। सर, वो तो बने उसी दौर में जब सरफराज कैप्टन था, कॉन्फिडेंस दिया। एक और चीज देखें आप, अजहर अली ने क्रिकेट छोड़ दी थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। साजिद भाई आगे आपके पास आ गया, एक सेकंड में। अजहर अली ने रिटायरमेंट ले ली थी, टेस्ट क्रिकेट छोड़ भी दी थी, आपको याद होगा। ओडीआई क्रिकेट वहां से बुला के, काउंटी क्रिकेट से बुला के इनको वापस टेस्ट क्रिकेट में वापस लाना, जबकि इनकी नाकिस कारकर्दगी थी टेस्ट क्रिकेट में जब ये बाहर हुए थे। तो बात है कि किसी के लिए आपका क्राइटेरिया कुछ और है, किसी के लिए क्राइटेरिया कुछ और है, तो ये तो बड़ा रिडिकुलस है। ये होगा कि क्राइटेरिया साजिद भाई किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा। हारिस को आपने अभी ओडीआई क्रिकेट खिला दी, वो T20 में ओपन कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में, तीनों मैचों में वो फ्लॉप हो गए। आपको हारिस को तो आपने इमर्जिंग कैटेगरी में रखा, आजम खान ने क्या इतना परफॉर्म नहीं किया अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुपर लीग में, या जहां भी मौका मिला के वो जिस तरीके की हिटिंग कर लेते हैं, विकेट कीपर भी हैं। अगर आप इमर्जिंग में हारिस को दे रहे तो आजम का हौसला नहीं बढ़ा सकते थे ये? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। आजम खान ने सबसे ज्यादा छक्के मारे पाकिस्तान सुपर लीग में, जो भी हाल ही में खत्म हुआ है। और मोइन खान का बेटा, उसका कसूर ही है, मोइन खान का बेटा है, अमेरिका से उसको बुला लेते हैं। तो फिर मोइन खान को अगर मीटिंग में भी नहीं बुलाते तो उसके बेटे को तो क्या प्रॉब्लम, उसके बेटे से क्या प्रॉब्लम है? चले, वसीम अकरम मोइन खान ने बोला होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ या रमीज आजम के खिलाफ, और उनका जो कैलेबर है वो बोल सकते हैं। राशिद लतीफ, मोइन खान, वसीम अकरम, आकिब जावेद, अगर वो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज के खिलाफ बात करते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसका मकसद ये होगा कि रमीज अहदा साहब वसीम अकरम को और मोइन खान को मीटिंग में ही नहीं बुलाएंगे और उनका बेटा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आएगा। आप हैदर अली को ले लेते हैं नसीम भाई, देखेंगे परफॉर्म ही नहीं कर रहे काफी अरसे से। आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नसीम भाई, जी साजिद भाई, नसीम भाई, जब हसन को आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं, हसन की कारकर्दगी पिछले 25 मैचों में क्या कारकर्दगी है? आप वो एक कैटेगरी में, दोनों व्हाइट और रेड दोनों की एक कैटेगरी में। नसीम भाई आप मुझे बोलने का मौका दे दें सर, 1-2 मिनट। आप मुझे बताएं, दोस्ती नहीं है तो लॉबी नहीं है तो क्या है? पठान लॉबी यहाँ डंके की चोट पे काम कर रही है, जिसको रिजवान हेड कर रहा है। इफ्तिखार की बात करो, हसन की बात करूं, आप मुझे बताएं तीनों फॉर्मेट में अगर सरफराज को वहां खिला देते अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो ये मुझे बताइए 2 महीने पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की तैयारी कर ली थी। मैंने आपको पहले कह दिया था ये लॉबी है, बाबर की, रिजवान की, शहनशाह अफरीदी, ये तीनों दोनों फॉर्मेट एक कैटेगरी में है ना। आप मुझे बताइए, ये आप दोस्ती निभाई नहीं निभाई? हसन को रखा नहीं रखा? जिसको चाहते हैं नवाज देते हैं। रबर्ट स्टेप, मोहम्मद वसीम तो नौकरी कर रहा है, और चेयरमैन साहब जब कराची में आते हैं तो वो रुख इनकी तरफ होता है, तो भाई तो वो रुख आपके बिल्कुल सही हो रहा है। मीडिया आप पे जो सवाल कर रहा है कि वो आप क्रिकेटर हो, चेयरमैन बनो, तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपसे सवाल करेंगे। मुझे बताइए, आपके
आपके सामने है। आप सरफराज को अवार्ड देते हैं जेंटलमैन, मैन ऑफ द टीम, मैन ऑफ द क्लास, उसके बाद डी कैटेगरी में दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको कम से कम बोलना चाहिए ना चेयरमैन हो आप, 22 करोड़ की आवाम आपकी तरफ देख रही है, तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? सर क्या आप मुझे रमीज बताएं, राजा ने 17 साइन नहीं किए होंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बगैर अनाउंस हो गए होंगे? सर रमीज राजा ने साइन सारे करेंगे सेंटर तो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस में होगा, इसके नसीम बगैर भाई, अनाउंस सारे- नहीं हो सकता। नसीम भाई सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इनके बगैर बन नहीं सकता, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट इनके बगैर कोई दे नहीं सकता। मैंने आपको मंजूर इलाही का जिक्र किया, और ऐसे कितने क्रिकेटर हैं जो घर बैठे सैलरी ले रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को नहीं पता? सब पता है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। आपने मोइन खान का जिक्र किया, ग्रेट भाईजान का जिक्र किया, ये बड़े क्रिकेटर हैं, देखें ये काम करना चाहते हैं, काम लेना जानते हैं। क्रिकेट बोर्ड के सर चेयरमैन उन्हें किसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस मुंह से चीख के बोलती है। थैंक यू वेरी मच सईद खान साहब, टाइम खत्म हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आप तमाम लोग ऑल आउट का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते, आप आसिफ अली को वाइट बॉल में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आसिफ अली को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वो 4 छक्के उन्होंने अफगानिस्तान पे लगाए थे, आप उस कॉन्ट्रैक्ट उस 4 छक्कों के ऊपर कब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते रहेंगे? ना आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग दिखाई दे रही होती है। ओडीआई क्रिकेट की बात कर लूँ, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर लूँ, अगर फवाद आलम दरमियान में से जिस तरह वो मिडिल में खेलें, अगर वो ना हो तो बाबर के ऊपर पूरा बोझ दिखाई देता है। अगर सच्चाई से हम अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग को देखते हैं, उसमें डेप्थ दिखाई नहीं दे रही। हमने क्या सोचा, हमने क्या सोच के कौन सा क्राइटेरिया बनाया, हम किस अंदाज से सोच रहे हैं, और जहां तक खेल और खिलाड़ियों की बात होगी हम हमेशा ऑल आउट जाएंगे। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।